अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ा था, तो आज का जो हमारा टॉपिक है पेनक्रियाज। अच्छा भाई, पेनक्रियाज क्या होता है? पेनक्रियाज जो होता है 6 इंच लॉन्ग होता है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये लोकेटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी में, स्टमक और इंटेस्टाइन के दरमियान में। जैसा आपका जो फर्स्ट पार्ट आता है जो कनेक्ट किससे होता है, इंटेस्टाइन का स्टमक से, जिसको हम ड्यूोडेनम बोलते हैं, उसके जो दरमियान में होता है ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपका पेनक्रियाज होता है। ठीक है, इसमें दो जो होते हैं ग्लैंड्स की नेचर होती है। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको कहते हैं? ये जो जब ये स्टमक होता है, यहाँ से जो ट्यूब निकलती है, जो इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर पेनक्रियाज के पास जाती है, जिससे जूसेस आते हैं, तो इसको हम एक्सोक्राइन कहते हैं। और एंडोक्राइन किससे कहते हैं? जो अंदर इसमें स्टमक में ही जो अंदर क्या बनता है, कुछ केमिकल्स बनते हैं जिसे हम एंजाइम्स कहते हैं। तो उनकी जो होती है जो नेचर होती है, केमिकली जो चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं और मेटाबॉलिक रिएक्शन में आपको काम आते हैं। अच्छा, ये जो हमारा एंडोक्राइन है, इसमें आपका जो ये कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स से, जो ये इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं अंदर, तो उसको वो इन्वॉल्व करते हैं किसको? ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए। वो वहां पर इसके लिए इन्वॉल्व होते हैं, ग्लूकोज को जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में रेगुलेट करने के लिए। और हाई लेवल पर जो ग्लूकोज होता है, वो जो सीक्रेट होता है, उसको नॉर्मल रेंज पर लाना इंसुलिन का कम होता है। और इंसुलिन जो होता है खुद कहाँ पर होता है? बीटा सेल्स जो होते हैं पेनक्रियाज के, वो आपकी इंसुलिन को बनाते हैं। जब ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है, तो ये इंसुलिन एक हार्मोन है जो इसको ठिकाने पर लाता है, अपनी जगह पर जहां पर उसकी रेंज होना चाहिए। तो इसको जो है ये यूटिलाइज करवाता है आपके फंक्शंस में ग्लूकोज को, और जो है आपका जो भी आप मतलब आपका मसल्स वगैरह हैं वहां पर, और जो है इसको ब्लड में से जो है कुछ ऐड करवा के और वहां पर पहुंचाता है सेल टू सेल। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो है, ये तो डिक्रीज करने का मैकेनिज्म था किसका? जो हमारा इंसुलिन हार्मोन था। उसके अलावा दूसरा अदर हैंड हम देखेंगे, एक आपका ग्लूकोगान एक दूसरा हार्मोन है। ये बीटा सेल पेनक्रियाज बनाता है। बीटा सेल्स जो होते हैं, तो वहां पर जो ग्लूकोगान है वो इंक्रीज कराता है अपने जो ग्लूकोज की जो नॉर्मल लेवल है उससे बहुत ज्यादा इंक्रीज करवाता है। फिर जो है वो यहाँ पर दो मैकेनिज्म पाए जाते हैं। एक को हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव फीडबैक। ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है, फीडबैक जो मैकेनिज्म है वो जो है अपोजिट में काम करता है। जैसे कि आपका पॉजिटिव फीडबैक की हम बात करें, तो पॉजिटिव फीड वो मैकेनिज्म है, एक चीज बढ़ रही हो उससे जो है फिर भी वो जो है उसी डायरेक्शन में जो है वो उसको इंक्रीज करवाना। तो ये एक काम होता है ग्लूकोगान का। अब इसको जो नेगेटिव फीडबैक में हम लेंगे, तो आपका जो इंसुलिन है वो क्या करेगा? एक चीज ग्लूकोगोन ग्लूकोज को बढ़ा रहा था, तो इसको दूसरी डायरेक्शन में लाना, कम करवाना, इस इंसुलिन का काम होता है। तो इस वजह से जो है आपका इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो होता है वो हमें
जो है हमारी फेवर करता है बॉडी के मुख्तलिफ मैकेनिज्म में। अच्छा, दूसरा ये यहाँ पर टॉपिक है हमारा डायबिटीज मेलिटस। अच्छा, डायबिटीज का ये जो है एक टॉपिक दिया हुआ है, वो रिलेट करता है जब आपके पास इंसुलिन की इनसफिशिएंट हो जाती है और इंसुलिन आपको जो है डिसऑर्डर हो जाता है, इंसुलिन का कम बनना या इंसुलिन बनती ही नहीं है, वहां पर आपके जो सेल्स है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है रिजल्ट में जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड में वेरी हाई रेंज पर चला जाता है। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो होता है वो इंक्रीज होने की वजह से जब आपकी एक्सक्रीशन जो सिस्टम है किडनी में अब जाएंगे, वहां पर एक किस्म का आपका जो किडनी का यूनिट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के जब आप बोमेन कैप्सूल से अंदर जाएंगे तो पीसीटी जो पीसीटी जो प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स होगा, पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, वहां से क्या किया जाता है, आपका जो ग्लूकोज है उसकी रीएब्जॉर्प्शन करवाई जाती है और वाटर की भी रीएब्जॉर्प्शन करवाती है। भाई ग्लूकोज का इंक्रीज हो रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है, आपका जो है आपके एक्सक्रीशन के दौरान आपका जो है बहुत ही आपकी यूरिनेशन होगी, आपको बार बार यूरिन आएगा। तो वहां पर आपका जो बॉडी का वाटर है वो जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगा, तो उसको रिक्वायरमेंट होगी फिर से कुछ आपके हार्मोन्स आएंगे उसको जो है ठिकाने पर लाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा नतीजे में, जब जो है आपकी एक्सक्रीशन का रेट बढ़ाया जाएगा, ग्लूकोज जो है इंसुलिन, आप इंसुलिन के जो अल्फा सेल्स है डिस्ट्रॉय हो चुके हैं पेनक्रियाज में, तो इंसुलिन नहीं बनती, तो उसके नतीजे में थर्स्टी होगा, मतलब प्यास लगना बार बार और हंगरी भूख लगना। ठीक है, तो इसको जो है जब हम बैलेंस करेंगे तो ये जो स्टोरिंग ग्लूकोज सेल्स हैं, मतलब सेल्स में ये जो है स्टोर कराया जाएगा, पेशेंट को सबसे पहले जो है वेट लॉस कराया जाएगा। ठीक है, तो दूसरा इसको जो है डाइट पर भी लाया जाएगा ताकि इसका वेट बढ़ चुका है और इसके पास जो है इसके लिपिड्स जो फैटी इसकी मसल्स हैं उसमें भी ग्लूकोज ज्यादा है और रोटी खा रहा है उससे भी बन रहा है। तो इसको इस पेशेंट को अक्सर करके डॉक्टर्स बोलते हैं आप वॉक करें, वेट अपना लॉस करें ताकि आपका शुगर की लेवल सही जगह पर नॉर्मल रेंज पर आ जाए। अच्छा, यहाँ पर कुछ चार्ट दिया हुआ है उसको देख लें। तो यहाँ पर हमने कहा कि बॉडी को बैलेंस में लाने के लिए डाइट की जरूरत होती है, उसके अलावा जो एक्सरसाइज होती है, मतलब आप वॉक करते हो तो वो उसमें भी जो है आपका जो ग्लूकोज ज्यादा अमाउंट में है वो यूटिलाइज होता है। और कुछ मेडिकेशन भी होती है, दवाइयों जो आप मेडिसिन खाते हो उसके जरिए भी जो है आप ग्लूकोज को नॉर्मल रेंज पर लाते हो। और जो चौथा काम है वो क्या है, ब्लड ग्लूकोज मोनिटोराइज। इसमें क्या होता है, आपका जो ग्लूकोज है ना, जब हम आपको इंसुलिन देंगे आर्टिफिशियली, आपकी बॉडी नहीं बना रही, तो वो हार्मोन जब आप लगाओगे अपने आप को वो इंजेक्शन, तो ये ग्लूकोज आपका जो है खुद ब खुद किस में जाएगा, आपकी ब्लड में जाएगा और जो है उसको नॉर्मल रेंज पर लाया जाएगा। हर एक सेल के पास लेना होगा और जो है इसको नॉर्मल रेंज पर फिर से जो है वापस किया जाएगा। यहाँ पर है डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज, उसको देखें थोड़ा सा, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए। तो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा जो आपका बैलेंस है डाइट का, उसको जो है आपको वैरायटी ऑफ फूड्स के जरिए किया जाए। ठीक है, जैसा के नीचे आपको जो है कुछ फूड दिखाए गए हैं, लेकिन उस पर बाद में आ रहे हैं, यहाँ पर जो आपका टॉपिक है। अच्छा, वहां पर क्या होगा, आपका जो है लो फैट कराया जाए। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो सोडियम है उसको भी लो किया जाए।
ठीक है। और सॉल्ट्स वगैरह जो है, शुगर्स जो है, हाई फाइबर्स भी आपको जो है होना चाहिए, इसके लिए हाई फाइबर्स होना चाहिए और शुगर का रेट लो करवाना चाहिए, फाइबर का रेट हाई करवाना चाहिए। क्योंकि फाइबर में ये होता है कि आप जब फाइबरी फूड्स खाते हो तो आपके स्टमक में वो जो है पड़े रहते हैं और आपका जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करके रखते हैं आपके लिए, तो वो आपकी बॉडी में काम आएगा। फाइबर जो पेशेंट ये है वो डायबिटीज का नहीं खाएगा तो उसका जो वाटर है वो तो लॉस होता ही रहेगा, तो उसको डिहाइड्रेशन हो सकती है और ब्लड प्रेशर का मतलब के कम ज्यादा होना, और आपकी डायबिटीज भी जो है वो एक तो आपका जो पानी है उसको जो है जो है ज्यादा अमाउंट में रिलीज करवा रही है, तो आपको पानी की ऑब्वियसली जरूरत पड़ेगी। रिड्यूस क्या कराया जाए? इनटेक ऑफ सेचुरेटेड फैट्स, जो सेचुरेटेड फैट्स है उसको रिड्यूस कराया जाए। सेचुरेटेड फैट्स उसको कहते हैं जो आपके मतलब के आप ग्लूकोज की चेन अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड आपने पढ़ा है, तो वहां पर जो है ये स्टेरॉइड्स फैट्स होते हैं, मतलब फैटी जो आपके वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, उसको भी जो है नॉर्मल रेंज पर लाना होगा। ये सब आपके मेडिसिन के जरिए, एक्सरसाइज के जरिए और इंसुलिन के जरिए इसको ठिकाने ला सकता है। और उसके बाद जो ये आपका सोडियम है उसको आपको जो है लोअर रिस्क पर जो है इसको लोअर करना होगा। जो सोडियम है, सोडियम एक सॉल्ट है, जबकि आपका सॉल्ट बढ़ता रहेगा आपकी ब्लड में तो इसमें क्या होगा, रिस्क हो सकता है जो आपको हार्ट की डिजीज हो सकती है, डेवलपिंग हार्ट डिजीज एंड हाइपरटेंशन। मतलब आपको जो है ब्लड प्रेशर भी बढ़ता रहेगा, आपको टेंशन रहेगा, और जो है आपका सोडियम जब आपकी ब्लड में ज्यादा होगा आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा और आपको हार्ट डिजीज बढ़ेगी, क्योंकि आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। ठीक है। अक्सर करके ये जो हार्ट अटैक हुए तो ये हमारे डायबिटीज पेशेंट को मसला होता ही रहता है। कंट्रोलिंग द इनटेक ऑफ एनर्जी फॉर द पर्पस ऑफ वेट रिड्यूस रिडक्शन और मेंटेनेंस। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? जब आप जो है फूड लेते हो तो उसके नतीजे में आपको वेट भी रिड्यूस करना होगा ताकि आपकी बॉडी उसको जो है जो आपके फंक्शंस हो रहे हैं उसको मेंटेन कर सके। अच्छा, जो आपकी बॉडी में इंसुलिन कम होती है तो जो आपका इंजेक्शन होता है के फॉर्म में जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उसको लगाया जाता है। ये जो इंजेक्शन था पहले एनिमल से बनाया जाता था, फिर जो है इसको जो है एक पेशेंट था जिसमें शो हो रहा था एलर्जिक रिएक्शन, तो इसकी कमी होने की वजह से तो उसको छोड़कर फिर जो है साइंटिस्ट ने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बैक्टीरिया में इंसर्ट करवाया, वो जो उसका जीन था उससे जो मल्टीपल कॉपीज बनाकर, और जो है इसने जो है हमारे लिए इंसुलिन तैयार कर दी गई, तो जिसको हम इस्तेमाल करके पेशेंट को नॉर्मल रेंज पर ग्लूकोज को लाते हैं। अच्छा, ये कुछ फ्रूट्स हैं जो आपके सामने हैं, ये भी आपको जो है क्या देते हैं, मतलब कि ये आपके ग्लूकोज को कम करने में मदद करते हैं। जैसे जैसा कि आपका सेब आ गया, स्ट्रॉबेरी आ गई, कुछ जो है वेजिटेबल्स आ गई और दीगर फ्रूट्स भी हैं, आप देख लें। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो है आपका जो यहाँ पर रेंज दी गई है कि पेशेंट की कितनी रेंज होना चाहिए ग्लूकोज की, और जो है नॉर्मल रेंज क्या है, डायबिटिक क्या है, ये देखें। नॉर्मल रेंज जो होती है जब आप खाना नहीं खाते हो, फास्टिंग पर होते हो, तो आपका ग्लूकोज 80 से 100 तक है, तो आप जो है बिल्कुल जो है आपकी नॉर्मल रेंज में है। आफ्टर ईटिंग 170 एंड 200 तक रहे फिर भी आपका जो है आफ्टर ईटिंग की बात हो रही है तो आपका नॉर्मल है।
और उसके बाद आपने खाना खा लिया, उसके बाद 2 या 3 घंटे बाद आफ्टर ईटिंग आपका जो है इतनी रेंज होना चाहिए 120 140 इतना, ठीक है। उसके बाद जब अब इंपायर्ड ग्लूकोज जब आपकी नॉर्मल रेंज में था 80 टू 100 था, अभी इसमें क्या हो रहा है 100 से भी ज्यादा हो रहा है। 101 से लेकर दिखाया गया है 125 तक, तो ये आप बॉर्डर लाइन की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपका आफ्टर ईटिंग 190 टू 230 जा रहा है, और यहाँ पर जब 3 घंटे बाद आपका देखा गया तो वहां पर क्या जा रहा है 140 160, ये जो है बॉर्डर लाइन की तरफ जा रहा है। लेकिन जो आपका डायबिटीज पेशेंट है उसको क्या होगा, जब वो फास्टिंग में होगा तो उसको 160 126 प्लस होगा, और जब वो खाना खा लेगा 220 पर 300 ये आफ्टर ईटिंग, और 3 घंटे बाद 200 तक इसका चला जाएगा। अच्छा, अभी जो है यहाँ पर एक और ग्लैंड हम पढ़ेंगे जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। वो ग्लैंड क्या होता है, लोकेटेड होता है आपकी टॉप ऑफ ईच किडनी। किडनी के जो है टॉप पर ये ऐसा ट्रायंगुलर शेप का होता है जो किडनी के टॉप पर मौजूद होता है। अच्छा, ये जो मैंने बताया ट्रायंगुलर शेप होता है, यहाँ पर मेंशन भी है, और इसमें जो है 2 ग्लैंड्स होते हैं। एक आउटर पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, और एक इनर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या होता है, सीक्रेट करता है नंबर ऑफ स्टीरोड लिपिड्स जो होते हैं वो हार्मोन नेसेसरी ऑफ रेगुलेशन ऑफ बॉडी मेटाबॉलिज्म। वो जो है स्टेरॉइड्स जो होते हैं उसको जो है उसको जो है ये सीक्रेट करता है, जो आपका मेटाबॉलिज्म बॉडी का होता है उसको जो है रेगुलेशन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ये नेसेसरी होता है। मेंटेन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स, और जो आपका सॉल्ट है वाटर है उसको भी मेंटेन करवाता है। कार्टिसोल क्या होता है, इज वन ऑफ इम्पोर्टेंट हार्मोन सीक्रेट बाय द adrenal cortex in a response to illness or inflammation of any tissue। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। इसका क्या काम होता है, ये सीक्रेट कौन करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप बीमार होते हो या आपको कोई इंफ्लामेशन टिश्यू में आ जाती है तो वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, प्रोडक्शन करता है किसकी, मेडुला रिस्पांस करता है इमरजेंसी, एक ये जो है हार्मोन है। इस कंडीशन में जो है प्रोड्यूस आप को जब आप थके हुए होते हो, फेट फटीक होते हो, और ये जो है फ्लाइट रिस्पांस करता है, मतलब बहुत जल्दी होता है, सीक्रेट करता है एड्रीनल और इमरजेंसी हार्मोन रेगुलेटिंग इन एन इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन हार्मोन है वो इंक्रीज करवा रहा बार बार ग्लूकोज को, तो ये एड्रीनालाइन जो हार्मोन है वो आएगा और उसको जो है ब्रेक डाउन कराएगा, जो आपका ग्लूकोज की जो है लेवल बढ़ा रहा है ग्लाइकोजन। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका रिजल्ट में बॉडी रिस्पांस करेंगे इमरजेंसी सिचुएशन में क्विकली। ठीक है, और जो है ब्लड वेसल्स मसल्स में और हार्ट्स ब्रेन एंड जो है कॉन्स्ट्रिक्ट those of kidneys and skin, so the more blood is supplied the muscles brain and heart। हार्ट और ब्रेन के मसल्स और दीगर मसल्स जितने भी है उसमें जो है यूटिलाइज करवा कर जो है आपका ग्लूकोज को कम किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और जो है आपका हार्मोन है जिसको हम गोनेट्स कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वहां पर एक मेल जो ऑर्गन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, टेस्टिस, और दूसरा जो है फीमेल ऑर्गन होता है उसको क्या बोलते हैं, ओवरीज।
ये इन्वॉल्व होते हैं गेमेट फॉर्मेशन एंड हार्मोन सीक्रेशन के लिए। ये आप ऐसा देखें ओवरी भाई कैसे होती है, यहाँ पर मान लीजिए ये यूटेरस है, तो यहाँ से फिलिपाइन ट्यूब आता है, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है फिब्रिन मौजूद होता है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उसके नीचे ये ओवरी होती है, इसमें जो है आपके फीमेल गेमेट्स बनते हैं और जो है कुछ हार्मोन्स भी ये बनाती है, वो नीचे पड़ रहे हैं। अच्छा, टेस्टिस क्या होते हैं? टेस्टिस जो होता है ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड इन पाउच ऑफ स्किन। एक टेस्टिस जो होता है ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और वो किसमें होते हैं? वो जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो बाहर से कवरिंग है, स्कर्टम बोलते हैं उसको, और वो सीक्रेट करवाता है हार्मोन्स को, जिसको क्या बोलते हैं हम? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये जो होता है एंड्रोजन हार्मोन होता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? डेवलपमेंट सेकेंडरी कैरेक्टर्स इन वॉइस लाइक अपीयरेंस ऑफ मचेस। अच्छा, बियर्ड, ये जो आपको मूछें दाढ़ी आती है, ये जो है वॉइस आपका चेंज होता है, भारी थोड़ा हो जाता है आप जब अडल्ट होने लगते हो, तो ये जो है मैच्योरिटी के बाद जो है ये अपना काम स्टार्ट कर देता है। उसके अलावा जो है ये आपका ओवरीज है। ओवरीज एक जो है ग्रेप्स की तरह जो है लोकेटेड होती है लोअर एब्डोमिनल कैविटी फीमेल्स की में, ठीक है ना, वहां पर जो है साइड में यूटेरस की साइड में वो जो है वहां से निकलती है, और जो है आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो ये बनाती है, इससे ओवरी से ही वो आता है। एस्ट्रोजन estrogen responsible for the development of secondary characteristics in girls like development of breast, sharpening of voice। अच्छा, वॉइस चेंज होना, और जो है उसका जो है जो ब्रीड्स वगैरह हैं उसको जो है वो उस उनका बढ़ना, उसकी मैच्योरिटी होना, जब गर्ल्स की होती है तो वो उसमें भी जो है थोड़ी बहुत जो है चेंजिंग आ जाती है वॉइस के लिहाज के देखेंगे। जैसे उसमें जो आ रहा था मूछें और दाढ़ी आ रहा था, तो इसका भी जो है मिल्क सीक्रेटिंग जो आपके वो होते हैं ऑर्गन, वो निकलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन मेंटेन क्या करता है? प्रिपेयर यूटेरस फॉर द प्रेगनेंसी। ये प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल सीक्रेशन। ये जो टॉपिक है, यहाँ पे फीडबैक की बात हो रही है, तो हार्मोनल सीक्रेशन कैसे होती है, रेगुलेट किया जाता है, फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर भी हम पढ़ के आए पहले, तो वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो टू टाइप के फीडबैक होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। नीचे आए, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? रेफर करता है ऑपोजिट अफेक्ट रिलेशन स्टिमुलस जब लगता है, ठीक है। उसके अलावा जो इंक्रीज हुआ था आपका ग्लूकोज ब्लड लेवल इफेक्ट करवाता है, उसको जो है नॉर्मल कराने में मदद कौन करता है? आपका इंसुलिन कराता है, और वो कहाँ से बनता है? खुद वो एक हार्मोन है आपके जो है पेनक्रियास से बनता है, और वो जो है आपका सेट पॉइंट पर ग्लूकोज को लाता है। उसके अलावा जो पॉजिटिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? ये जो है स्टिमुलस जहां से लगेगा उसकी तरफ ही जाएगा, मतलब कि आपको फॉर एग्जाम्पल फेवर हो रहा है, बुखार हो रहा है, आपका एंजाइमेटिक एक्टिविटीज जो है थोड़ी रेंज से चली गई है ऊपर, तो वो जो है वहां से और ऊपर लाएगा, मतलब उसको नॉर्मल रेंज पर नहीं लाएगा, और ऊपर लाता जाए, तो ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक है। जैसा कि आपको ग्लूकोगान जो था एक आपकी ब्लड में जो था वो बढ़ रहा था आपका ग्लूकोज, फिर भी वो जो ज्यादा बना रहा था, यहाँ आपका जो है वाटर लॉस हो रहा था, तो उसको जो है फिर भी लॉस होता रहना ही जो है वो आपका पॉजिटिव फीडबैक है। यहाँ पर कुछ जो है पॉजिटिव फीडबैक के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे निपल्स ऑफ मदर से या ब्रेस्ट में क्या होता है? सीक्रेट होता है एक हार्मोन, यहाँ पर मेंशन नहीं है बट मैं बता रहा हूँ, वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। वो सीक्रेट करवाता है आपके
जो मदर होती है उसकी मिल्क को, ठीक है। तो वो जब बच्चा सकिंग करता है, ये सीक्रेट होता रहता है, मतलब ज्यादा अमाउंट में हार्मोन जो है उसको, दूध को बढ़ाना होता है, ठीक है। उसके अलावा अच्छा, ये जानवरों को भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपको देखी होगी, तो वो लगाते हैं दूध के लिए। अच्छा, खैर, यहाँ से डिसऑर्डर ऑफ द नर्व सिस्टम के भी कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसा डिपेंडिंग ऑन डिसऑर्डर्स, वो जो है कॉमन भी हो सकते हैं, वस्कुलर जैसा पैरालिसिस और जो है फंक्शनल एपिलेप्सी। यहाँ पर दो मैकेनिज्म आपके जो है दिए गए, एपिलेप्सी और जो है पैरालिसिस। पैरालिसिस हम नॉर्मली उर्दू में कहते हैं फालेज को, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, आपका जो है पार्शली जो मतलब कि आपका कंप्लीट लॉस हो जाता है, कंट्रोल जो मूवमेंट है बॉडी का उस पर जो है वो आपके बस के बाद नहीं होती है, वन साइड हो जाता है। वो मसल्स जो होते हैं वो जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते, या मतलब कि वो एक जगह पर ही वो जो है अ, मतलब वो एक जगह पर ही वो जो है जो बंदा जहाँ पर पड़ा रहा है वहां पर ही पड़ा रहता है। यहाँ पर जो है ब्लडिंग हेमरेज भी हो सकता है, मतलब जो है ब्लड का कम होना, ठीक है। कोई ना कोई यहाँ जो भी फालेज का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई ना कोई मसला इसके पीछे जरूर होता है। जैसा कि आपका ब्लड क्लॉट हो गया, ब्लड का जो है जमना, ठीक है। उसके अलावा स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन में ये होता है क्लॉट होना, जा ये वो, ठीक है ना। ये इंजरीज की वजह से भी होता है, ब्रेन इंजरी हो गई, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, नर्व सिस्टम, तो वहां पर जो है वो जो आपकी नर्व सिस्टम की जो वेसल्स आ रही थी, तो मतलब या तो वो मोटर न्यूरॉन जैसे आता है, उसकी जो लाइनिंग होती है उसकी जो है कहीं से कहीं ना कहीं कट लग जाता है, या कोई ना कोई अबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है, तो उसको रिस्पांस नहीं मिलता। तो ब्रेन को कुछ नहीं होगा इसके काटने से, लेकिन जहां पार्ट से वो काटा गया है, जहाँ सेंसरी न्यूरॉन जो है, तो वहां से वो सेंसरी न्यूरॉन ही जो है वो मैसेज नहीं लेकर जाएगा आपके ब्रेन के पास, तो वो मोटर न्यूरॉन कैसे देगा उसको कि जो है एक्शन करवाने के लिए, तो भाई आपको आपकी बाजू को ऊपर उठाना है, आपको चलना है, या आपको करवट बदलनी है, तो ये सारा कुछ जो है एक कनेक्शन ही काट जाता है इस इंजरीज की वजह से। तो यहाँ कोई क्लॉट आ जाए तो ये मसले जो है फेस करने पड़ते हैं। दूसरा यहाँ पर इसको जो है मसल वाले काम को जो है कैसे जो है मसला हल किया जाए, फिजियोथेरापिस्ट जो होते हैं वो इसको जो है मसल्स को जो है मतलब मुख्तलिफ वे से वो जो है सेटल कर देते हैं, लेकिन मेडिसिन की भी जरूरत होती है। यहाँ पर आए, जो इंजरीज वाला मसला हो, नॉर्मली क्लॉट वगैरह ये वो आ जाए तो मे बी दवाई के ही वसीले होगा, ठीक है। तो एपिलेप्सी क्या होता है? एपिलेप्सी एक और प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, और यहाँ पर एपिलेप्सी अक्सर हम उसको बोलते हैं जिसको झटके बार बार आते हो, वो एपिलेप्सी है। मतलब इसमें बेहोशाई हालत नहीं आती, लेकिन वो जो है मतलब एक जगह पर खड़ा होता है, उसको समझ में नहीं आता तो क्या करना है। ये दो तरीके से होती है, कहीं ना कहीं वो जो है फ्लैश ऑफ लाइट लग जाए, या सडन ही कोई वो साउंड सुन ले, ठीक है, उसकी वजह से भी होता है, ठीक है। और जो है यहाँ पर जो है उसकी वजह से जो है बंदे को कुछ समझ में नहीं आता, तो करना क्या है, ठीक है। ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि हमने बहुत ही ब्रीफली डिफाइन कर लिया। इसके लिए मेडिकेशन की सेम ही जैसे उसमें पैरालिसिस में था, इसके लिए भी मेडिकेशन की जरूरत होती है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज, टेक यू गुड केयर, बाय बाय।